अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूँ शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहाँ गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और जैसा कि नाजरीन, लोग सिर्फ सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं और सोचते हैं। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की जुस्तजू रखते हैं, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनकी भी अगर मैं आपको अगर बताऊं स्टोरी कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी लगन के साथ उन्होंने काम किया है, तब जाके कामयाबी उनको मिलती है। तो बिला तातुल मैं चाहूँगा कि आप लोगों का मैं तारुफ कराऊँ अपने मेहमानों से। सबसे पहले आज की जो हमारी मेहमान हैं, उनका नाम लेने से पहले मैं ये चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल दिए हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो कामयाबी जो है वो एक टाइम मांगती है, वक्त मांगती है, और जब आप वक्त लगाते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको उसका सिला देता है। तो मूमल ब्यूटी सैलून, जो कि सिर्फ सैलून ही नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट भी है, इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि बेशुमार ख़वातीन की ज़िंदगी को उनको हुनर सिखाया, ना कि हुनर सिखाया बल्कि उनको खुद मुख्तियार बनाया। तो बहुत ही एक नोबल काज काम कर रही है मिसेस आरिफा सलीम चांडियो, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। देन हमारी आज की एक यंग लड़की है जो कि हमारा एक सेगमेंट भी है कि अब आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा, क्योंकि टेलीविज़न पे वो फर्स्ट टाइम आई है और ऐसे बेशुमार हमारे गेस्ट हैं जिनको हम फर्स्ट टाइम मौका देते हैं कि वो आए और बात करें। और जब उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं किसी चैनल पे जाकर बात की है, तो फिर आगे चलकर वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती है, उनको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मॉर्निंग स्पोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे नौजवानों को आगे लेकर आएँ जो कुछ करने की जुस्तजू रखते हैं और कुछ बनने की जुस्तजू रखते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ना कि अपनी बल्कि मुआशरे में दूसरों की भी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं। एक ऐसी लेडी जो कि फ़ोटोग्राफी कर रही है, और मैं कहता हूँ कि ये नौजवानों में, लड़कों में तो बहुत ज़्यादा शोबा मैं देखता हूँ कि लोग अपनाते हैं, लेकिन लड़कियाँ बहुत कम। तो नाम लूँगा लाइबा अंसारी के, आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। एंड देन हमारी आज की तीसरी जो गेस्ट हैं, उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने रिलीजियस में डिप्लोमा किया, उन्होंने डायरेक्टर मॉन्टेसरी का डिप्लोमा किया जो कि AMI से एफिलेटेड है, हॉलैंड से एफिलेटेड है, और इसके जो पैटर्न ऑफ चीफ है डॉक्टर अताउर रहमान है। और वो एक ऐसी टीचिंग कर रही है जो बच्चों की इब्तदाई तालीम, जो कि उनकी बुनियाद होती है, और मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे की बुनियाद अच्छी हो जाए तो उनका मुस्तकबिल रोशन होता है। मिस रबिया शाह, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं उन लोगों को अपने शो में लेकर आए जो स्किल्ड होते हैं, जो कुछ कर रहे हों, ना कि अपने लिए कर रहे हो बल्कि लोगों के लिए भी कर रहे हों। तो चलते हैं मिसेस आरिफा सलीम चांडियो साहब की तरफ कि माशाल्लाह आप खुद तो बहुत कामयाबी से अपना बिजनेस चला रही हैं, सैलून चला रही हैं, और मैंने देखा कि मूमल्स जो सैलून है उसका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। सैलून तो बहुत सारे होते हैं हमने देखा, लेकिन आपके सैलून में मैंने देखा कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट है आप इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा कि इस तरफ आना कैसा हुआ और ये कामयाबी की मंजिल में कितनी मुश्किलात परेशानी आपको आई होंगी। आपको जिस तरह मालूम है कि हर किसी भी काम को करने के लिए जो है एक पेशेंस की ज़रूरत होती है और कंटिन्यूसली किसी काम को करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और हम जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर हम किसी काम को शुरू करते हैं और उसमें ब्रेक दे दे के जो है वो अपने वक्त को ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो बात यही कहूँगी कि सक्सेस की सबसे बड़ी जो की है वो यही है कि कंटिन्यूसली आपने जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये है कि आपकी एजुकेशन, लर्निंग जो है वो आपका मस्ट पॉइंट है। किसी भी काम को करने के लिए आपको उसकी एजुकेशन प्रॉपर्ली लेनी बहुत जरूरी है, और वक्त के साथ साथ भी लेनी होती है। वक्त के साथ साथ लेनी होती है, और ये लाइफ टाइम होता है। ऐसा नहीं है मैं आज तक सीख रही हूँ, मैं आज तक अपनी लर्निंग पोजीशन मतलब मेरी स्टिल नहीं हुई है, मैं एज इट इज काम कर रही हूँ।
और डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी होती है, उसके लिए सीखना होता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को करें उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन की नीड होती है, जो कि हमारी फील्ड में अब तो खैर माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। अदरवाइज़ ये कि हमारी फील्ड में इस चीज़ का बहुत फुकदान था। जहाँ तक नई टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है तो आपको पता है ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। तो मेरी नॉर्मली हमेशा ये कोशिश हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को जो है इंट्रोड्यूस कराएं, और ऐसी टेक्निक्स जैसे जिसका ताल्लुक हमारी फील्ड से हो, नॉन इन्वेंसिव हो। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हमें जो है वो एक कदम आगे नहीं चलना चाहिए, अपनी फील्ड अपनी लिमिट के अंदर काम करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हम आगे चलने के चक्कर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वो वर्किंग करते हैं जो डॉक्टर्स की है। तो मैं ये चीज़ के लिए थोड़ा सा हमेशा मैं अपने हर प्रोग्राम में इस चीज़ को पॉइंट आउट करती हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में भी करूँगी कि जितना काम हमारा है एज आ ब्यूटिशियन स्किन के ऊपर या मेकअप के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो हम अपनी लिमिट को बरकरार रखें, लिमिट से बाहर काम ना करें। तो वही चीज़ आपकी जो है वो सक्सेस का बेस है। एंड सेकेंडली ये है कि आपको लोग आप पे बिलीव करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। आपके पास अगर आपका कोई क्लाइंट आता है तो वो आपके साथ बहुत भरोसे से आता है, तो उस भरोसे को कायम रखने की कोशिश कीजिए। और स्पेशली ये जो स्किन का मामला होता है जी, तो इसमें तो बड़ा सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होता है, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होता है स्किन का मामला। और इसके लिए वही बात आ जाती है कि फिर पहले एजुकेशन, फिर आप जो दिल चाहे करें, लेकिन अपनी लिमिट में। जो एज अ ब्यूटिशियन एक लिमिट हमारी मुकर्रर है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शाह साहब। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है वो मेकअप कर सकते हैं या हमने फेशियल कर लिए। फेशियल्स भी लाइक अ फेशियल ऐसा नहीं है कि जी प्रोडक्ट आपके पास आ गई आपने काम कर लिया, नहीं, आपको उसकी पूरी एजुकेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ मौजूद है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। बिल्कुल, अक्सर होता है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसका प्रेशर कितना आपने रखना है, बहुत सारी चीजें। इसके साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके अंदर। आपके फेशियल्स अगर आपके पास मौजूद है, मैं आज तक यानी कि 25 ईयर्स हो गए, मैं अपना स्टॉक खुद अपने हाथ से चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक है, उसके बावजूद भी जो है ना सारा अंडर ऑब्जर्वेशन मेरे रहता है। और इसके साथ जो मशीनरी वर्क है, जो बच्चियां मैंने ट्रेन की अपने साथ साथ वही काम करती हैं, और जो काम मेरा अपना है वो मैं अपने ही हैंड से करती हूँ। जिस तरह मैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी कि मेरे पास हमने पीको भी इंट्रोड्यूस कराई है, कार्बन फेशियल भी किसे कहते हैं, डॉल फेशियल्स भी लोग कहते हैं। अच्छा, उस पे हम आएंगे आपसे मजीद, क्योंकि जी बिल्कुल मेरे पास तो बिल्कुल वो भी करना है आपसे। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ ये है कि हमारे साथ लाइबा जो है। लाइबा, बताइए फोटोग्राफी का शौक आपको कब से हुआ? इतना सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप। Okay, so first of all, thank you so much for inviting me. My pleasure. When I was in 7th class standard. 7th class. Yeah. 7th class से start किया आपने, okay. So I started. That's good. Photography journey. At that time I स्कूल टाइम में थी, तो मुझे ज़्यादातर कुछ आइडिया नहीं था कि बिकॉज मेरे फादर हमेशा से ये बोलते थे कि स्टडी के साथ साथ आपको कोई हुनर भी आना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपको। उन्होंने उस टाइम में, बिकॉज स्कूल टाइम का और कोई इतनी मैं सेंसिबल भी नहीं थी कि मैं कोई वर्क करूं, तो बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो फोटोग्राफर थे। तो मेरे फादर इंस्पायर हुई आप? या एग्जैक्टली, मेरे फादर फोटोग्राफर थे। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ मैं घर से ही स्टार्ट लूँ। तो मैं फादर वीडियो एडिटिंग करते थे, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट लिया। एंड देन फिर 2 to 3 years मैंने वीडियो एडिटिंग में ही दिया, बिकॉज मेरा मैट्रिक होना था। लेकिन 8th क्लास से मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज सब बोलते थे कि आप कर सकती हो, क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आई डिड नॉट हैव माई ओन इक्विपमेंट, बिकॉज मेरे फादर का इक्विपमेंट था वो, तो मेरे पास कैमरा भी अपना नहीं था। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं शूट पे गई, तो वहाँ मुझे एक फोटोग्राफर मिले। ही सेड कि मैं 28 ईयर्स से जो है ना इस फील्ड में हूँ, और मैं कभी किसी फीमेल फोटोग्राफर के साथ काम नहीं किया। तो मैं आज आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक कि क्या मतलब लाइक मैं काम सही नहीं कर रही है, उनको समझ नहीं आया। तो ही सेड कि आप जो है ना आगे शूट्स कंटिन्यू करें, क्योंकि आप पे बहुत टैलेंट है। बिकॉज पहले तो ये होता था कि DSLR कैमराज होते थे,
तो उसमें आपको लाइट्स चाहिए होती थी, अब तो SLR होते हैं तो उसमें इतनी लाइट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, अवेलेबल लाइट्स ही बहुत होती हैं। तो फिर मैं शूट्स भी करती थी और अपनी लाइट्स भी, लाइट क्योंकि मेरे साथ कोई असिस्टेंट भी नहीं होती थी उस टाइम में, तो खुद फिर कर रही होती थी सारा खुद ही काम। सारी चीज़ें कि एक बड़ी सी लाइट होती, कैमरा भी इतना हैवी होता था उस टाइम DSLR, तो फिर मैं अकेले ही सब शूट कर रही होती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको कर सकती हैं ज़रूर, क्योंकि मैं आज तक किसी लेडी फीमेल फोटोग्राफर से इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन आपसे। तो मैंने उस टाइम से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 इयर्स हो गए, लेकिन प्रोफेशनली 5 इयर्स हो गए। मैं मेरा अपना पेज है लैब एंड के नाम से ऑन इंस्टाग्राम। तो बस यही है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम भी है, इक्विपमेंट भी है, तो बस मैं ये शूट्स करती हूँ, एडिट भी है और रात में शूट्स भी करती हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज के अभी आपकी एज बहुत कम है और आपने अभी बहुत कुछ मंजिलें तय करनी है और आगे आपने स्ट्रगल करनी है। और हमारी कोशिश होती है मिसेस आरफा, आप देखें कि मतलब ये बच्ची ये छोटी सी 7 साल से ये काम कर रही है, फादर से इंस्पायर हुई, काम किया इन्होंने। और इस शो में आने से पहले बड़ी शायद थी कि मैं क्या बात कर सकूंगी, मैंने कहा नहीं आप आइएगा, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं और फिर ये आज का जो कॉन्फिडेंस है ना आपको जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल। देन हम चलते हैं मिस रबिया शाह की तरफ और रबिया से पूछेंगे कि आपको ये जो खास तौर पे टीचिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बट ये जो इब्तदाई बच्चों की तालीम होती है उससे उनकी शख्सियत निखरती है, उनकी बुनियाद बनती है, उनका फ्यूचर बनता है। तो मैं चाहूँगा कि ये आपको शौक खुद था या थोड़ा उसके बारे में बताएं मुझे। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मैंने AMI से इंटरनेशनल ये डिप्लोमा किया हुआ है। AMI स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन मॉन्टेसरी इंटरनेशनल, जो कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की इस्टेब्लिश की हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है और इससे हमें सीखने को मिलता है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, मॉन्टेसरी फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि अर्ली स्टेजेस पे बच्चों को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे माशरे के लिए, क्योंकि यही छोटे बच्चे बड़े होके फ्यूचर जनरेशन्स बनते हैं ना। हम एज टीचर्स उनको शेप करते हैं, उनको आगे देखते हैं कि वो कैसे एक माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस फील्ड में आने के लिए मुझे खैर शुरू से ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ सीखना सिखाना मुझे हमेशा से पसंद था। तो आई थिंक कि यही एक वजह रही मेरे इस प्रोफेशन में आने की। और जैसे ही मैं आने लगी इस प्रोफेशन में, मैंने इसको पढ़ा सीखा, तो जितनी डीप ये स्टडी थी तो उसलिए मुझे और उसमें जुस्तजू पैदा हुई, मुझे अच्छा लगने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में अब 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैं पढ़ा रही हूँ और जस्ट पढ़ाना ही नहीं है बल्कि एक मैं समझती हूँ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोफेशन के साथ साथ मेरा ये पैशन भी है। एसोसिएशन है आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे पसंद भी बहुत है। और फिर ऑब्वियसली जब आप अपनी प्रोफेशन को एज अ पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो आई थिंक वो फिर आपको नज़र आने लग जाती है, और अगर नज़र आती है तो आई थिंक मेरे लिए विन विन सिचुएशन होती है। माशाल्लाह बड़ा अच्छी बात आपने की। और मैं रबिया की एक और भी बात है, मुझे भी फ़ख्र है, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा मैं। और अभी इन्होंने मतलब स्कूल से लीव ली हुई थी तो स्कर्दू और हुंजा घूम रही थी, तो स्कूल से कॉल आई कि एक बच्चा बहुत रो रहा है, वो कह रहा है मिस रबिया से बात करनी है। सही। तो इतनी अटैचमेंट बच्चों के साथ जो होती है ना, तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा उनको चीजें आगे लेके जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारे माशरे में सबसे बेसिक किरदार जो है एक मॉन्टेसरी स्कूल ही अदा करता है। बच्चे की परवरिश का सबसे बड़ा जिम्मेदार एक तो घर फैमिली तो होती ही होती है, उसके साथ जो बच्चा सबसे बड़ा वक्त स्पेंड करता है अपने स्कूल में करता है, वहां से उसकी अगर पोजीशन अच्छी रहे और उसका स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो वो माशरे में आगे जाकर तरक्की ही करता है। तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात वही बात आ जाती है कि हर चीज़ को एजुकेशनली कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मुझे बहुत आपसे मिलकर और आपसे बात करके यहाँ पे मिलकर आपके साथ प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। और यकीनन हमारे नाजरीन भी जो है वो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों के लिए सोचेंगे कि हमें भी अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए। देखिए आपके बच्चे की तरबियत बुनियाद होती है, अगर उसकी बुनियाद अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, जब हमें कोई बिल्डिंग
बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी फाउंडेशन हम बात करते हैं, तो जितनी मजबूत होगी उतनी आप हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं, उसमें 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, 100 फ्लोर तक जा सकते हैं, लेकिन तब जा सकते हैं जब उसकी बुनियाद मजबूत होती है। मैं चाहूंगा नाजरीन, अगर आप हमें लाइव शो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं, और आपके जहन में कोई ऐसी बात हो कि आप आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल हो, आप हमसे कर सकते हैं। तो 021-343-1433 हमारा नंबर है और आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें सवाल ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि असल में लोग सवाल भी करना चाहते हैं लेकिन वो हिचकिचाहट होती है ना कि जी कॉन्फिडेंस कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होगा। जैसे लाइबा, आप शुरू में सोच रही थी कि मैंने क्या बात करनी है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह यू हैव डन ग्रेट जॉब। तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ यंगस्टर को कि देखें आप में अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसी सलाहियत दी हुई होती है, उसको तराशना होता है आपने। आप अपनी खामियों पे जो है ना वो नजर रखते हैं कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी खूबियों पे नजर रखेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो यकीनन आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर मिसेस आरिफा कुछ कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं, रबिया कुछ कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी कमतर मत समझें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएं और कुछ करने की जुस्तजू पैदा करें, तो फिर फ्यूचर जो है वो आपका है। चलते हैं मिसेस आरिफा की तरफ। मिसेस आरिफा, आपने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि आप एक सैलून के साथ साथ आपने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया आपने, और फिर वहाँ पर बेशुमार लड़कियों को, हमारी जो ख्वातीन को, इसमें कोई एज की कोई कैद तो नहीं होती है, सीखने सिखाने की कोई उम्र भी नहीं होती है, आप जब चाहें जो कुछ करना चाहें कर सकती हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एज ज़्यादा है अब मैं क्या करूँगी, नहीं, ऐसा कभी भी ना सोचें। जब भी आप में कुछ करने की जुस्तजू हो आप करें। तो आपने माशाल्लाह इंस्टीट्यूट भी बनाया और बेशुमार हमारी ख्वातीन को जो है वो हुनर सिखाया, स्किल किया उनको और ख़ुद मुख्तियार बनाया। हम हमेशा कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, हम अपने शो में भी बात करते हैं, तो वो ख्याल आपको कैसे आया? शाह साहब, बहुत मुश्किलें दिखी हैं शुरू में। आज से 25 इयर्स पहले अगर आप बैक जाते हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हमारी फील्ड से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा लोगों के जहन में काफ़ी समझें कि थिंकिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट थी आज के मुकाबले में। तो उस हवाले से काफ़ी परेशानियां भी हुई, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल भी हुए कि हमें आगे बढ़ने से भी रोका गया। बहुत जगहों पर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें ये करना है, ये हमारी लिमिट है, ये चीज़ें हमें। इसके साथ साथ हमने मैं आपको एक बात कहूँगी कि हर औरत को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अपनी फैमिली के साथ। जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो आपको बहुत सपोर्ट उसकी ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा घर वालों से कहूँगी कि उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फैमिली की सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगी ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे उस फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप ही हों, आपके घर से रिलेटेड आपका ससुराल हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो इनके सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पूरी जर्नी में मेरे साथ मेरे माँ बाप के साथ मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट रही है मुझे, और मेरे जो है वो ससुराल से मेरी जो है वो सपोर्ट रही है बहुत ज़्यादा। तो एक तो सपोर्ट होनी चाहिए, सेकेंडली ये है कि फिर जहाँ तक औरत की खुद मुख्तारी की बात आती है तो यह है कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे अपने टाइम में हमारी स्किन केयर या हमारा मेकअप या इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। हमें अपने मुस्तकबिल को डेवलप करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि हम किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड, माशाल्लाह आप देखें नाम रबिया को माशाल्लाह कितना कवर होकर कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया हुआ और ये माशरे में सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि जी हमने नकाब कर लिया या हम बुरके में आ गए या हम जो है वो हमारा एक घरेलू बैकग्राउंड ऐसा है कि हमें नहीं निकलने देंगे तो हम नहीं कर सकते। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपनी लिमिट का पता होना चाहिए कि हमें किस लिमिट में काम करना है। इसी हवाले से तमाम खवातीन के लिए मेरा यही मशवरा है कि जहां जिस फील्ड में वो चाहती हैं बिल्कुल काम करें, लेकिन अपने फैमिली को साथ लेकर, उनसे बगावत करके नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात बस ये चीज जो है ना वो सबसे जरूरी होना चाहिए कि हमें उनके साथ मिलकर काम करना है और उन्होंने हमें सपोर्ट करनी है। बस ये दो चीजें होंगी तो आप देखिएगा कि हमारा मुल्क, हमारी खवातीन सब तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो बात की इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें तो किसी भी शोबे में
कहीं भी आपकी एक बाउंड्री होती है, बिल्कुल। जब भी आप उसको क्रॉस करोगे तो आपको प्रॉब्लम शुरू होंगी। बिल्कुल। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं तो अपनी विद इन बाउंड्री में काम करें, बिल्कुल। लिमिट में काम करें। अक्सर हम देखते हैं कारोबारी हजरात भी देखें कि उनकी आमदनी कम है तो अखराजात ज्यादा हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी कि आपके अखराजात बढ़ गए। तो फिर हमें शुरू से अगर ये चीजें लेके शुरू से लेके चलें, चलना। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ख्वातीन भी आगे जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन क्या है कि वो फैमिली को साथ लेकर चलें, साथ लेकर चलें, उनसे बिल्कुल। बगावत ना बगावत ना करें, क्योंकि करें। उनकी दुआएं होंगी आपके साथ, तो दुआएं आपको होंगी। ज्यादा तरक्की बिल्कुल मिलेगी, ऐसे बहुत ही, आगे जा बिल्कुल सकती ऐसे ही, है। बिल्कुल। चलते हैं लाइबा की तरफ। लाइबा, आप कौन कौन से इवेंट्स कवर करती हैं? एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टीज या कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देखती हैं या सिर्फ शौक की हद तक है? नहीं, मैं वेडिंग फोटोग्राफर प्रोफेशनली कॉर्पोरेट्स भी करती हूँ और वेडिंग्स भी, great। जिसमें आपकी एंगेजमेंट हो जाती है, बात तक की एंड बारात एंड वलीमा, तो ये सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट शूट भी मैंने बहुत किए हैं। स्टार्टिंग मैंने कॉर्पोरेट्स से ही ली थी, किया था डॉलिंस आपने। कंपनी में मैं शूट करती थी। तो फिर वेडिंग शूट्स भी होते हैं, लेकिन अब टोटली मैं वेडिंग शूट्स ही करती हूँ। ज्यादा आपका फोकस अब जो है वो वेडिंग की तरफ है। एग्जैक्टली। अब स्टडी की तरफ भी है, क्योंकि मैंने स्टडी स्टॉप कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो फिर अब मैं स्टडी भी करती हूँ। ये लेकिन तो आपने गलत किया था, लेकिन आपने दोबारा स्टार्ट कर दिया, ये अच्छा किया आपने। क्योंकि स्टडी बहुत, मेरे फादर ने, मैं आपको क्योंकि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि इक्विपमेंट्स मैं लेती थी, बिकॉज वो भी इतना होता था कि 8 to 9 लाख आप किसी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ट्रस्ट होता है कि यार, तो उस टाइम मैं सोचा कि पहले मैं अपना जो है बिजनेस बिल्ड कर लूँ, जी। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैं अपने स्टडी में कुछ ये प्रॉब्लम आई थी कि मैं शूट्स करती थी, तो उसमें एक एग्ज़ाम था मेरा, रात में शूट्स हैं, तो वो इस वजह से स्टॉप हो गई थी, लेकिन मैंने दोबारा कंटिन्यू कर लिया। और जितनी भी मेरी टीम में सब हैं फीमेल फोटोग्राफर्स हैं, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट करो, लेकिन मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर जो भी स्टडी कर रहे हैं वो ज़रूर स्टडी करें, लेकिन कोई साथ में हुनर भी सीखें। सिर्फ स्टडी करने से कुछ नहीं होता, बंदा आप इतना टाइम अपना स्पेंड कर देते हो कि आपको 25 ईयर्स हो जाते हैं, 26 ईयर्स हो जाते हैं, और आप स्टडी कर रहे होते हो, फिर आगे आपको कोई हुनर नहीं दिख रहा होता, तो आप स्टडी भी साथ साथ करें, और आपके कोई हुनर होना चाहिए जो, और वो आप काम करें जो आपकी फैमिली बैक, मतलब आपका जो फैमिली बिजनेस है ना, आप वो उसमें इंटरेस्ट लें, बिकॉज आप बिल्कुल आउट ऑफ एज आते हो कि वो की लेगेसी होती है, उनको लेके चलें तो ज्यादा बेहतर रहता है। एग्जैक्टली। अब मेरे फादर फोटोग्राफर थे, तो मैंने ये फील्ड चूज की, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी में मेरा जो है ना फ्यूचर है, लेकिन और बड़ा मेरा अच्छा पैशन शोभा भी है। आपने सेलेक्ट किया है, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे आपके विजन का पता चलता है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो आप साथ साथ जो है हुनर भी सीखें। और आज के दौर में मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, ठीक है आपके पास डिग्री है, आप और भी पढ़ रहे होंगे, कारोबार भी कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ हुनर जो है ना, वो कहते हैं कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। आपको किसी भी मुश्किल में, परेशानी में ना, आपको हुनर आपका साथ नहीं छोड़ता, तो हुनर जो है वो जरूर सीखें, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे आपने कहा कि जिसमें आपको शौक हो, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका पैशन हो, वो चीज करनी चाहिए। जी लाइबा, बस यही है। तो फिर मैं, और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं दुआन सारी, वो भी फोटोग्राफर ही हैं, बिकॉज वो स्कूल, वो भी टीचिंग करती थी, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे देखा कि मेरे फादर फोटोग्राफी करते, मेरी सिस्टर, तो उनको भी इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने भी इंटरेस्ट अपना शो किया, तो फिर वो भी इस फील्ड में आ गए। और मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मैं जितनी भी फीमेल फोटोग्राफर्स मेरे साथ काम करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी जैसे मतलब ये जर्नी मेरे लिए इजीली नहीं थी, बिकॉज मैं अपनी स्टडी भी साथ में जो है मैनेज करती थी, क्योंकि स्कूल टाइम से मैंने स्टार्ट किया था, कोई कॉलेज टाइम भी देखा, फिर यूनी भी देखे, तो इजी नहीं थी। लेकिन मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर आप लोग फोटोग्राफी करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि हम फोटोग्राफर बने, और उनको शौक भी होता है, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ आप ज़रूर करो, हर काम करो, लेकिन वो जो आपके पेरेंट्स मतलब आपको सपोर्ट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक काम में आपको ये होता है कि आपको इक्विपमेंट चाहिए होती है और सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आपके फादर या आपका जो फैमिली बिजनेस है ना, आप उसको भी। जी, बहुत अच्छी बात कही। और हमेशा इंसान को जो कहते हैं ना कि पहली तरबियत होती है वो घर से होती है, तो
और घर वालों की जो सपोर्ट, जैसे कि मिसेस आरिफा ने भी कहा कि सबसे पहली सपोर्ट आपको आपके घर से मिलती है। तो चलते हैं रबिया, आपको कितनी घर से सपोर्ट मिली यहाँ तक पहुँचने में, और फिर हम बाद में आपकी मोंटेसरी की स्कूल की तरफ आएंगे, बच्चों की तरफ आएंगे, तो वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं। जी, अच्छा, सपोर्ट की जहाँ तक बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो मैं कोई शक ही नहीं है कि मुझे कि कोई कम मिली है क्या। मैं इस मामले में बहुत हमेशा से ब्लेस्ड रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और देखिए, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। पहले तो आपको ख़ुद भी एक होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, फिर आपके अंदर वो सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपने घर वालों को उस पर अग्री करवा सकें। समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कभी कोई आपसे अग्री करता है, कोई आपसे नहीं अग्री कर पाता, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उनको सही और गलत बता सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरी स्टडीज़ से लेके, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से लेके। मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है। सिंस आई एम द ओनली वन, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरे भाइयों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं। एंड आई विश कि हमेशा करते रहें और हर एरिया में करते रहें। नहीं, माशाल्लाह आपने अच्छी बात की। और देखें, घर का माहौल जो है ना इंसान को आगे लेके जाता है। घर में अगर आपके माहौल सही नहीं है तो फिर आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, एंजाइटी में भी जाते हैं, इश्यूज भी होते हैं, और फिर कुछ आप करना चाहते हैं तो आप कर नहीं पा रहे होते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स में, बच्चों में यूनिटी होनी चाहिए, और एक वक्त ऐसा हो कि सब बैठकर बातचीत करें, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, देख रहे हैं, ज्यादा स्क्रीनिंग का दौर है, तो ज्यादातर हम मोबाइल में लगे हुए होते हैं, तो सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप घर का माहौल ऐसा बनाएं कि एक वक्त ऐसा हो कि आप खाना साथ खाएं, डिस्कस करें, बात करें, तो फिर आपके जो बच्चे हैं ना वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, और फिर आप देखेंगे आप बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है और बहुत कुछ करना भी चाहेंगे तो वो कर रहे होंगे। चलते हैं, हमारा एक सेगमेंट है एंटरटेनमेंट की तरफ, और हमारे साथ जो यकीनन आप सब जानते हैं कि मशहूर व मारूफ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। जब भी वो सुनते हैं तो हमारे शो को चार चांद लगाते हैं। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे नाजरीन भी जो है वो इनकी आवाज़ को सुनकर यकीनन, और इनकी जो सिलेक्शन होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन होती है। और काशिफ, मैं चाहूँगा कि कुछ बताएं आज के शो के बारे में, और फिर आप जो गाना। जी, माशाल्लाह से हम बोलते हैं कि हम ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि ये किस तरह मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं हर फील्ड में, हर काम में। अच्छा, देखिए, इससे रिलेटेड भी एक मैं गाना भी लिख रहा हूँ, एंड में मैं सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा काशिफ, में एक और चीज़ है कि वो देन देर लिखते हैं और फिर वो उसको गुनगुनाते भी हैं। ये एक बहुत बड़ा फन है इनके पास। और एक और इनका फन मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर बगैर म्यूज़िक के जो है वो गुनगुनाते हैं। तो जी काशिफ, अभी ब्यूटिशियन की बात हो रही है, मैडम आएंगी तो उससे रिलेटेड एक जी बिल्कुल राहत फ़तेह अली का गाना है। क्या बात है, माशाल्लाह। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। चेहरा गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे अवल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लवी दास्तां, चेहरा एक पर यकीन, चेहरा एक गुमा, चेहरा ऐसा कि चेहरा न देखा कभी, माहरू माहरू महजबी महजबी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी,
हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। थैंक यू। खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज़, बहुत शुक्रिया काशिफ। चलते हैं मिसेस आरिफा की तरफ। मिसेस आरिफा, आपकी पूरी फैमिली को अगर मैं देखता हूँ तो सब अपनी अपनी जगह पे जो है वो कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि सब कोशिश करते हैं। स्पेशली मैं आपके हस्बैंड की बात करना चाहूँगा, सलीम अहमद चांडियो साहब, जो कि एक सोशल वर्कर, मैं उनको सियासी लीडर कम और सोशल वर्कर ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि वो हर इवेंट में जा रहे होते हैं और जहाँ लोग उनको बुला रहे होते हैं पहुँच रहे होते हैं और बड़ा अच्छा सोशल नेटवर्क है उनका और लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं कि वो स्पेशली वेट करते हैं कि सलीम साहब आएंगे तो उनसे हम कुछ सुनेंगे और वो कुछ कहेंगे और हमेशा वो पॉजिटिव बात करते हैं, मुआशरे को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो आपका बेटा भी माशाल्लाह मैंने देखा कि वो भी जिस शोबे से भी ताल्लुक़ है और वो भी काफ़ी अच्छी मंजिलें तय कर रहा है कामयाबी की। तो ये फैमिली बैकग्राउंड में आपको मतलब शुरू से ही था या बाद में जदोजहद की कोशिश की, ये मकाम बनाया सब ने? देखिए शासा, मैं आपको वही हमारी वाली जो पहले थोड़ी सी बात हुई है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो घर के बैकग्राउंड से ही पनप रही होती हैं और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रही होती हैं। बेसिकली देखा गया कि हस्बैंड मेरे बहुत, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत की है और बहुत, मैं आपको बताऊं कि सलीम साहब, एक तो मैंने तो मेरी लाइफ उनके साथ गुजारते हुए तकरीबन 28 ईयर्स हो गए, तकरीबन 28 ईयर्स हो गए। तो मैंने इस तमाम जर्नी में उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है अपनी फील्ड में। उन्होंने बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की है, बहुत लगन से काम किया है। जो भी उन्होंने फील्ड मतलब चुनी है, उन्होंने वेलफेयर के हवाले से जब काम शुरू किया तो वो उसमें दिल लगाकर काम किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो एग्जीबिशन के हवाले से, उनका एक बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पाकिस्तान की मतलब तारीख की सबसे ज़्यादा एग्जीबिशंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की हैं, कल्चरल शो भी और किया, कल्चरल शो भी इसके साथ साथ उन्होंने अपने कल्चर को भी बहुत प्रमोट किया है और हर दफ़ा किया है, ऐसा नहीं, वही कंटिन्यूसली वर्किंग आपको सक्सेस देती है। एंड सेकेंडली सोशल एक्टिविटीज़ तो उनकी माशाल्लाह चलती रहती हैं। तो उसी को देखते हुए जब हमें उन्होंने सपोर्ट किया तो हमने अपनी फील्ड के अंदर देखें होता क्या है कि हमें घर से सपोर्ट होती है तो हम अपने इर्द गिर्द का माहौल हमारा रिलैक्स रहता है और हम अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। फिर बच्चे जब उस चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उनको भी लगता है कि जी हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो सियासी तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तहकम अपना उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पोजीशन पे हैं। उसके अलावा उन्होंने चांडियो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चांडियो ये शोरूम जो है उसके हवाले से, चांडियो मोटर्स के हवाले से माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे अपने जो है वो कदम जमाना शुरू किए। एजुकेशन में भी उन्होंने वो किया। अब मेरी बेटी थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान की सबसे छोटी शेफ रह चुकी है। 12 ईयर्स की उम्र में उसने इंटरनेशनल डिप्लोमा हासिल किया, जो कि किसी ने नहीं किया था बेकिंग में। और उसके बाद जो है वो उसकी जर्नी इस हवाले से चलती रही और उसके बाद अचानक ही उसे ये हुआ कि नहीं, मुझे जो है ना, मतलब उसके पास दो ऑप्शंस है कि आपने डॉक्टर बनना है या शेफ़ बनना है। इंटरनेशनल शेफ़ की तरफ जाना है तो हम एग्री थे, हमें कोई इशू नहीं है कि आप जो चाहो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो अभी वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रही हैं। तो उन्होंने अपनी फील्ड को खुद चूज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने बात वही हो जाती है कि हम अपने घर से अपने माहौल को ऐसा रखें कि हमें आगे बढ़ना है। जब हमें आगे बढ़ना है तो हमारे बच्चों को भी ये तरबियत मिलेगी कि उन्हें आगे बढ़ना है। तरबियत वो नहीं होती, मैं बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि इनकी तरबियत करो, ये बताओ इन्हें, ये सिखाओ इन्हें, नहीं। सीखना या बताने से तरबियत नहीं होती, करके दिखाने से तरबियत होती है। प्रैक्टिकली आपने कुछ अमल जब हम करके कुछ करते हैं, अमल करते हैं, तो वही चीज़ हमारी औलाद सीखती है और उसी तरह से करती है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो माशाल्लाह आप की आपके घर वाले हैं, आपकी के जो वो है वो भी आपको देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि जिस तरह आपने अपने आप को मुस्तहकम किया और अपने आप के एक वो बनाया, स्टैंडर्ड अपना डेवलप किया अपने कारोबार के हवाले से, अपने सोशल लाइफ के हवाले से। तो इसी तरह अपने बच्चों को भी एक तो उनके अंदर ये अवेयरनेस आई एंड सेकेंडली आपने उनका हाथ पकड़ा, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। जी बिल्कुल। और हमेशा अपने बच्चों को जो ना आप कहते हैं ना दोस्त बनाएं। जब दोस्त बनते हैं तो वो अपनी दिल की बात भी कहते हैं, अच्छी बुरी बात भी आपसे शेयर करते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की और मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि सिर्फ सोचने से
और ख्वाब देखने से आप ख्वाब आगे नहीं देखने से बढ़ते, कुछ नहीं होता। आपने प्रैक्टिकली जो है वो कुछ Practically। एक्ट करना होता है, कोशिश करनी होती है। और क्योंकि हमारे अक्सर नौजवान जो हमारे यूथ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन मोर देन 50% जो है यूथ पर मुश्तमिल है, और हमारे आज की जो हमारी एक कॉम्बो शो है ये, तो हमारे जो बच्चे जेनजी हैं और हम और आप मिलके एक, उससे क्या होता है कि बच्चों से हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं और बच्चे हमसे एक्सपीरियंस सीखते Experience हैं, एडवाइस सीखते हैं, जो हमारे तजर्बात होते हैं वो उनके काम आ रही होती हैं। जी जी, इस हवाले से बस एक बात कहना चाहूँगी, नॉर्मली क्या होता है कि आजकल के हमारे बच्चों में थोड़ा सा पेशेंस कम है, तो मैं ये थोड़ा सा चाहूँगी कि वो एक स्टेप चलते हैं, 2 स्टेप चलते हैं, फिर वो थक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप स्टेप चढ़ने से पहले इस चीज़ को अपने दिल में एक तहैया कर लीजिए कि मुझे आज जाना ही जाना है। आप कितनी दफ़ा गिरेंगे, आप जितनी बार भी गिरेंगे उतनी ही बार आप कुछ नया सीखेंगे। ऐसे ही हर बिल्कुल। दफ़ा गिरना है और हर दफ़ा सीखना है और दोबारा उठना है, और यही चीज़ सक्सेस है। और जो बार बार गिरता है वही सीखता वही है, सीखता और है। जो गिर कर नहीं उठता वो हार मान लेता है। हार तो मान हमेशा लेता है। कोशिश करें कि आप जब भी आपको मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती है, इसका मतलब है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही थी। जी लाइबा, जिंदगी में प्रॉब्लम इश्यूज तो आते होंगे ना कहीं आपको, क्योंकि एज अ फीमेल आप प्रोफेशनली फोटोग्राफर हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज प्रॉब्लम तो आती होंगी, लेकिन आपने मतलब एक डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि विजन आपका बड़ा ब्रॉड है कि नहीं, मैंने जो है आगे बहुत कुछ करना है, जाना है, चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, मैंने उससे नहीं घबराना है। तो या एग्जैक्टली, मैं मतलब आपको पता है कि कोई भी फील्ड, मतलब आप जो भी काम करते हो वो इजी नहीं होती है, सब में जो है आपको टाइम देना होता है, और आपका एक मतलब लाइक मैं ये कहूँगी कि मैं अगर फोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की तो ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं थी। मैंने मेंशन किया कि मैं स्कूल टाइम में भी थी, और फिर फैमिली पिकनिक्स होती हैं, और मैं बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो रात में किसी हमारी कोई ओकेजन है या किसी घर में किसी की शादी है, कुछ है, तो वो सब मैं स्किप कर दिया करती, बिकॉज मैं सोचती थी कि यार मेरा करियर पहले, क्योंकि उस टाइम में मैं सब मेरे कजन्स होते थे, तो मुझे भी ऐसा होता था कि मैं भी इन लोगों के साथ जाऊं, पिकनिक पे जा रहे हैं, फार्म हाउस जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जाती। मेरी फैमिली बोलती थी छोड़ दो, हालांकि उस टाइम भी मैं इतना कोई अर्न नहीं करती बट थी। ओकेजनली आपको पिकनिक, फार्म हाउस भी कहीं ना कहीं मतलब आपको रेस्ट चाहिए होता है, तो वो भी जरूरी है, लेकिन फोकस आपका जो है ना वो आपके फ्यूचर पर फोकस होना उस चाहिए। टाइम में मेरा बिल्कुल ये था कि मेरा करियर पे होना चाहिए, क्योंकि मेरी स्टडी भी साथ चल रही थी, और उस टाइम मैं ये मतलब लाइक अब जो है मेरा ऐसा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस सेट कर लिया है, अपनी टीम और प्रॉपर सारी चीज़ें, अपना स्टूडियो सब कुछ सेट कर लिया है। तो अब मैं अपना जो है मैंने मतलब अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि मुझे जो है पिकनिक पे जाना है, मुझे अपना टाइम भी निकालना है, मेरा मी टाइम है, मुझे अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, मुझे अपने और जो है करियर मतलब मेरा पैशन जो उसको भी देखना है, फोटोग्राफी। तो उस टाइम में इतना वो नहीं था, उस टाइम पे मैं यही कहती थी कि नहीं मेरा करियर, और उस टाइम में ऐसा भी बहुत हुआ कि नहीं मैं कहती थी नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये सोच सोच के मैं रोती रहती थी, क्योंकि उस टाइम में मैं अर्निंग कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन बस ये होता था कि मुझे कुछ करना है। मैं जब छोटी सी थी मैं शुरू से ये सोचती थी कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, और अपना मेरे पेरेंट्स का या भाइयों का, तो मतलब खुद कुछ करके दिखाना है, खुद बनाना है, खुद गाड़ी लेनी है। या एग्जैक्टली, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मैं कर चुकी हूँ, बिकॉज मैंने बहुत टाइम दिया अपना। तो उस टाइम भी इस वजह से मेरा उस टाइम 100% जो मेरा फोकस था ना वो मेरी स्टडी और मेरे करियर पे था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, और हमेशा मतलब बहुत सारे मेरे साथ इश्यूज हुए, लेकिन मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैं कहती थी नहीं हो जाएगा ऐसा, और मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सबसे बड़ी मेरी जो बैकबोन है वो मेरे फादर ही हैं। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी होता था, तो मेरे फादर हमेशा सपोर्ट करते, वो कहते थे नहीं ज़रूर करोगी, हो जाएगा। और उनको देख के उनसे इंस्पायर होके, क्योंकि मेरे फादर भी एक फोटोग्राफर थे और उनकी जर्नी भी कोई इजी नहीं थी, तो मैं सोचती थी जब मेरे फादर ने कर लिया तो मैं भी शायद कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैं मैंने स्टॉप नहीं किया, ना मैंने गिव अप किया। मैं बोलती थी कि होगा तो होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस कर रहा है बिल्कुल, और मेरी टीम है, सारे मेरे अंदर काम करते हैं। अच्छा देखिए, आपकी मैं 3-4 खूबियां बताता हूँ। एक तो आपने इस एज में सोचा कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए।
ये जो आपकी सोच है ना, ये बहुत अरसे बाद जाकर किसी इंसान में आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्टिंग में जो आपकी एज है वहाँ लोग अक्सर गिव अप कर जाते हैं। Exactly. तो ये चीज़ आपके अंदर आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है, और यही आपकी खूबी, मेरी बात आप ऑन ईयर लिख लीजिएगा, कि आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने माशाल्लाह से इस एज में आपने अपनी पूरी टीम बना ली है। बिल्कुल। और मैं हमेशा अपने यंगस्टर को कहता हूँ सॉरी, कि आप मुलाजमत से बेहतर है कि आप जो है ना वो लोगों को मुलाजमतें दें। तो आपका जो विजन है ना, वो आप जो खुद जॉब नहीं कर रही हैं, बल्कि आपने अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई है। Exactly. और उस कंपनी में कुछ लोगों को आपने जो है वो जॉब भी दी है। Yeah. तो आप जो है वो एंटरप्रेन्योर बने। जब एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं तो फिर आप, अच्छा, एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस में जो फ़र्क है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिजनेसमैन तो ठीक है अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो 10 दफ़ा गिर कर खड़ा होता है। उसमें ये एक ताकत होती है, वो कहते हैं ना मुश्किलात और परेशानियों के आगे खड़ा हो जाता है। तो वो क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है, तो उसको हमेशा आप उसकी केयर कीजिएगा और इन चीज़ों को साथ लेके जाएंगी। तो जब भी आप आगे जा रही होंगी तो इंशाल्लाह आपको ये मॉर्निंग स्पॉट ज़रूर याद आएगा, और आप कहेंगे कि वाकई कितनी अच्छी बात कही थी। नाजरीन, एक बहुत अच्छा हमारा आज का ये जो शो जा रहा है, यकीनन आप भी हमारा हिस्सा होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस शो का हिस्सा बने। आप हमें लाइव कॉल करें। स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे होंगे, 021-343-1433 हमारा नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें और कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन हो कि आपने कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो वो सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का आपको जवाब दें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहाँ गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो में कोशिश हमारी यही होती है कि हम मोटिवेशन की बात करें, हमारे यूथ को इनकरेज करें, वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें, और हम बहुत सारे टॉपिक पे कोशिश करते हैं बात करें जो हमारे घरेलू कारोबारी जो भी हमारे मसाइल होते हैं, ना कि हम उस पर सिर्फ बात करें बल्कि उसका सलूशन लेकर आएँ कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है, उसको आपने आगे कैसे लेकर जाना है। तो जब आप चीज़ें देखते सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हमारे जो भी ये मतलब अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, हम एक पॉजिटिव बात करें, सोसाइटी में सुधार लेकर आएँ, लोगों को इनकरेज करें, लोगों को आगे लेकर आएँ, कॉन्फिडेंस दें। तो मैं चाहूँगा नाज़रीन, आप हमारे शो में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। 021-343-1433 हमारा नंबर है। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रबिया शाह की तरफ। रबिया शाह, कहते हैं ना कि बच्चों की जो इब्तदाई तालीम होती है वही उसका मुस्तकबिल संवारती है। तो एज ए टीचर आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी कि वो बच्चों की तरबियत किस तरह करें और उनका क्या रोल होना चाहिए बच्चों के साथ? जी अच्छा, देखिए, पेरेंट्स का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है, घर का बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उससे बढ़कर तो आप कुछ भी नहीं दे सकते उनको ना। तो पहले आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी नीड्स को समझें, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करके देखें। और उसके बाद उनके साथ अननेसेसरी जो हम कंपैरिजन करते हैं ना बच्चों का, आजकल वो बहुत कॉमन हो गया है। तो वो मैं चाहती हूँ कि हम ना करें, क्योंकि देखिए हर बच्चा एक डिफरेंट होता है, हम हर इंसान डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है, उसका लर्निंग पेस डिफरेंट होता है। हम बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं उनकी एक छोटी सी उम्र में, जो कि उनके लिए भी एक मुश्किल नहीं होता ना। देखिए मूवमेंट्स बनती हैं, उसमें भी टाइम लगता है, लैंग्वेज सीखता है बच्चा, उसमें भी वो टाइम लेता है। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, और हर किसी को ग्रेजुअली टाइम लगता है, एक स्टेज होता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। फिर कंपैरिजन ना करें, उनको अप्रिशिएट करें।
देखिए हम एज इंडिविजुअल्स बड़े भी होते हैं ना, तो हमें कोई भी छोटी सी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है, हमें कितना अच्छा लगता है। तो आप सोचें जब एक छोटा बच्चा है, उसने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई स्टेज पे आया है, कोई वो स्कूल जा रहा है एक खुशी खुशी, या वो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, या उसने क्लास में कोई भी एक अच्छा काम तो किया है, appreciate तो करें। अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है। तो बच्चों का एकदम से ये जो यहाँ से कॉन्फिडेंस होता है ना, वो यहाँ पे चला जाता है, तो वो हर चीज़ में फिर आपको नज़र भी आने लगता है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, उनकी पर्सनालिटी हो, उनकी कोई भी एरिया आप उठा लें। तो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, घर से शुरू करें और उनको टाइम दें, उनकी बात सुने, बिला वजह की जो हम गलतियों पे सिर्फ डांट देते हैं ना बच्चों को, वो ना करें, बेशक उनको सीखने का मौका दें, सिखाएं। और वही बात आ जाती है कि हम एज इंडिविजुअल्स खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम उनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे उस चीज़ को सही किया जाता है, रादर देन कि आप उन्हें डांट के चुप करा के बिठा दें, तो आई थिंक उससे बहुत बेटरमेंट होती है बच्चों में और बहुत उनको फ़र्क पड़ता है। आप एकदम से देखते हैं कि जहाँ पे ये माहौल आप उनको देते हैं और जहाँ पे आप उनको दूसरा माहौल देते हैं, तो उस बच्चों में भी आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। अच्छा देखिए, गलतियाँ इंसान से होती हैं जी। और मैं ये कहता हूँ कि गलतियाँ करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे हमेशा फोकस रखना चाहिए कि जो गलती आप एक दफ़ा करते हैं वो रिपीट ना हो, आप नई गलती करें। अच्छा, गलती पे भी बच्चों को इनकरेज करें। एक दफ़ा हुआ ये कि मेरे बेटे से जो है गाड़ी लग गई, वो बड़ा घबराया हुआ था, परेशान हो गया कि अब पापा क्या कहेंगे। तो गाड़ी मैंने देख ली थी कि भाई गाड़ी थोड़ी सी लग गई है, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जो है वो गाड़ी देख के चलाना। तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गलतियाँ पे भी हम जो है ना डांट डपट और बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो करते हैं, तो बच्चा एक खौफ की दुनिया में चला जाता है, तो उनको बातें छुपाने लगता है। तो देखिए, अब जो एक सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें अच्छी चीज़ों को जो है वो स्क्रॉलिंग करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए कि हम अपने बच्चे के साथ कर क्या रहे हैं। तो जब उनको आप मोटिवेशन देते हैं, तो जैसे आपने कहा कि उसका लेवल यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो वो लेवल वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, और बच्चा फिर कुछ करके दिखाता। और जहाँ तक आपने बात की कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपके बच्चे की अपनी एक क्वालिटी है, खूबी है, वो कुछ और करना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कोशिश करें कि जो वो करना चाहता है उसको उसका स्पेस दें। और अर्ली एज पे जी मैं यही बताने वाली थी कि ये तो हम थोड़ी सी बड़े स्टेज पे बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 2.5 साल के, 3.5 साल के, जो कि घर से उठ के आ रहे होते हैं, तो आप उनको इमेजिन करें ना कि वो क्या देख रहे हैं, कैसे किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। तो उनको तो आप एकदम डॉक्टर इंजीनियर वाली फेज़ नहीं आ जाता उनके लिए। तो उनका एक पसंद का काम करना ही उनके लिए बहुत अचीवमेंट है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लास की एग्जांपल देती हूँ कि वहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं और ज़बरदस्ती हम बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपको यही काम करना है, यही करना है, तो आप देखें कहीं ना कहीं आप उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स आपको उनको चॉइस देनी चाहिए और एक महदूद चॉइस भी देनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनको अपनी चॉइस कैसे करनी है। उनको इंडिपेंडेंस भी दें, लेकिन उनको बाउंड्रीज़ भी सिखाएं, एक ऑर्डर भी सिखाएं, उनको एक चीज़ें रखने का, उठाने का तरीका भी समझाएं। सो ये सब चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, और जब ये चीज़ें एक साथ आप इस सर्टन एज में बच्चों को सिखा देते हैं, तो वो आगे चलकर उनकी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की एक एग्जांपल है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो एक स्पंज की तरह होते हैं। स्पंज होता है ना, जैसे कि वो अपने अंदर नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना अपने अंदर पानी। आप उसके सामने फॉर एग्जांपल आप उसको ब्लैक पानी रख देंगे तो वो ब्लैक पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। आप उसके सामने रेड कलर का कोई डाल के रख देंगे, वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। सादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल स्पंज की तरह होता है। सो आप कुछ भी उनको देंगे ना, वो एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, वेदर कि वो एक लैंग्वेज है, वेदर वो हैबिट्स हैं, वो आपकी सोशल सर्कल है। सो बहुत ज़रूरी है घर पे भी, और जब इन्वायरमेंट में, जब कोई भी स्कूल में आता है बच्चा, तो आप उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो एब्जॉर्ब करे, तो वो उसके अंदर एक हमें एक अच्छी नशोनुमा बच्चे की नज़र आए, ताकि आगे चल के हम उसमें डिफरेंस देख सके बच्चे को। सो ये स्पंज वाली एग्जांपल हमेशा मुझे याद रह जाती है, और मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि इजी टू अंडरस्टैंड है। हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड है बहुत ज़्यादा जी। तो ये जो इनिशियल एज होती है ना,
इसमें आप हर बच्चे को बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आदत सिखाएं, आप उन्हें लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है। असल चीज़ होती है कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट कितना उसको बिलीव करते हैं कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। बेशक टाइम टेकिंग हो जाता है समटाइम्स, कुछ बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस डिफरेंट होते हैं, डिले होते हैं, इट्स ओके, बट एज एन एडल्ट, एज एन टीचर अगर मैं खुद देखूँ तो मुझे सबसे पहले ये एक भरोसा होना चाहिए कि ये बच्चा कर सकता है। अभी नहीं करेगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद करेगा, उससे भी नहीं करेगा लेकिन आगे करेगा ज़रूर। तो आई थिंक ये चीज़ पेरेंट्स में और जब तक एक टीचर में नहीं होती तो वो हम बच्चे के अंदर से वो आउटकम नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की कि बच्चे की जो तरबियत है उस पर आपको फोकस करना चाहिए और उसको जहाँ मोल्ड करेंगे, जैसा उसको आप लेके जाएंगे वो वैसा ही करेगा। तो बचपन से ही अगर कहते हैं ना 2 साल की एज से ही अगर बच्चे की तरबियत बेहतर होना शुरू हो जाए तो फिर उसको वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसा कि आज के शो की अगर मैं एग्जांपल दूं कि लाइबा आपको बताइएगा कि जिस तरीके से आप में एक होता है ना कि मैं आज मॉर्निंग शो में जाऊंगी, लाइव होगा, क्या बात करूंगी, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट मैं हमेशा कहता हूं अपने यूथ को कि देखें आपने अल्लाह ने वो क्वालिटी दी है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और हमारे ख़ासतौर पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको भी मैं कहूँगा अक्सर वो CV मांगते हैं कि जी एक्सपीरियंस कितना है आपका। तो जब आप सब एक्सपीरियंस लोगों को जॉब देंगे तो वो जो अपकमिंग जो न्यू जो हमारे स्टूडेंट हैं या कुछ करना चाहते हैं उनको स्पेस नहीं देंगे तो फिर वो मायूस होते हैं, फिर वो डिस्करेज करते हैं उनको। तो मैं हमेशा जो मेरी एक छोटी सी कंपनी है शाह ग्लोबल मोटर, तो मैं हमेशा जो बिल्कुल फ्रेश जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको मैं स्पेस देता हूँ और मैं कहता हूँ ये कॉम्बो होगा कि हमारे जूनियर और सीनियर, क्योंकि जो जूनियर होते हैं उनमें आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा उनमें उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि वो शॉर्ट कोर्सेज सीख कर आ रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आ रहे हैं, वो ई-कॉमर्स सीख कर आ रहे हैं। जब वो वीडियोस बनाते हैं तो बड़ी क्रिएटिविटी नज़र आती है। तो फिर हमारे सीनियर के लिए भी एक चीज़ होती है। तो मिसेस आरिफा आपसे मैं पूछूंगा कि आपका मैं देख रहा था कि आप एक क्रिएटिव मेकअप करती हैं, तो वो क्या डिफरेंट है दूसरे लोगों से जो दूसरे सैलून चला रहे हैं, आप क्रिएटिव मेकअप करती है। और मैंने बच्चा आपका फीडबैक भी देखा है, जो आपके क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रही थी कि बड़ा अच्छा उसमें एक तो प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी होती है, हाइजेनिक होती है, फिर आपका प्रोसीजर बड़ा अच्छा है क्योंकि स्किन का मामला होता है लोग अक्सर इस पर फोकस नहीं करते हैं, आपने बड़ा अच्छा फोकस किया हुआ। तो वो मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को बताएं आप। शाह साहब, इसमें आपके 2 सवालात हैं। पहले मैं आपको इस हवाले से बताना चाहूँगी कि जो प्रोडक्ट की नॉलेज है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोडक्ट चाहे कहीं कोई भी हो, यानी कि वो ब्रांडेड हो या पाकिस्तानी प्रोडक्ट हो या आपके मुल्क की हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आया वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू हेयर है या नहीं है। ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो गलत प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो कितनी ही कॉस्टली हो। अब अगर आप दुबई जाकर जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट खरीद कर ले आते हैं और वो अकॉर्डिंग टू स्किन नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी इंटरप्ट करूँगा। आजकल लोग ज़्यादातर AI का इस्तेमाल करते हैं और उससे उनकी स्किन ख़राब भी हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि आपकी स्किन कैसी है, आपको कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। उसको तो आप जैसा प्रॉम्प्ट देते हैं वो ऐसा आपको फीडबैक देता है। जी बिल्कुल। तो उस पर भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा। बिल्कुल, आप देखें AI का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए और आपको अच्छी नॉलेज भी मिल रही होती है वहाँ से, ऐसी बात नहीं है कि आपको गलत ही मतलब गाइड किया जाए। लेकिन हाँ, आपको देखें खुद पहले तो ये हाँ डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके स्किन का टेक्सचर कैसा है। आपको अगर आप मेकअप ले रहे हैं तो आपकी स्किन किस तरह से वो आपको रिएक्ट करेगी उसके बारे में। अगर आप कोई ऐसी स्किन की केयर की प्रोडक्ट ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि नॉर्मली अगर हम कोई ऐसा ऑयली सनब्लॉक ले लेते हैं, एक सनब्लॉक नॉर्मल सी चीज़ है जो रेगुलर यूज़ में आती है, अगर हम उसे ऑयली बेस्ड सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑयली स्किन के ऊपर तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा आपके लिए, वो आपको सेफ़ नहीं रहेगा आपके लिए। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो है वो ख़ास तौर पे अपनी स्किन एंड हेयर के हिसाब से करनी चाहिए। और मैं एज अ ब्यूटिशियन हर तरह के प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। मैं ब्यूटिशियंस के मतलब जो मेरे जूनियर्स जो भी अपनी फील्ड में नया कदम रख रहे हैं, तो यह है कि एक सबसे पहले आपको नॉलेज हो एंड सेकेंडली आपके पास तमाम तरह का मटीरियल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आने वाला क्लाइंट हमें नहीं पता कि किस तरह का आएगा, कैसी स्किन होगी, कैसा हेयर होगा। तो उस हवाले से भी हमें जो है वो इस चीज़ों को बहुत जो कंसिडर करना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू हेयर, अकॉर्डिंग टू स्किन आपके पास
खास सामान मौजूद होना चाहिए, चाहे वो मेकअप के हवाले से हो, चाहे हेयर और चाहे स्किन के हवाले से। यहाँ तक तो प्रोडक्ट की बात आ गई। सेकेंडली क्रिएटिव मेकअप, बेसिकली क्रिएटिव मेकअप पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पाकिस्तान से नॉमिनेट हो चुकी हूँ क्रिएटिव मेकअप के हवाले से, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा क्रिएटिव मेकअप की वजह से मेरा एक इंडस्ट्री में एक नाम है। जी बिल्कुल। इसकी वजूहात ये बेसिकली क्या है कि मैंने हमेशा इसकी तरफ फोकस इसलिए रखा कि मैं पेंट से मेरा एक रिश्ता है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मेकअप को है, जैसे नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मेकअप को सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपको पार्टी के लिए तैयार होना है या अपनी जो है वो ब्यूटी इनहेंस के लिए यूज़ करना है। वो बात करता है, कलर बात करते हैं, कलर बताते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और समझने मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी इतनी नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं और किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो उनको समझ आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और मेकअप को सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी इनहेंस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, अपनी बात को कहने के लिए भी यूज़ करना चाहिए। और मेरे जितने भी करैक्टर्स या जो भी मैंने अब तक जो है क्रिएट किया है वो इसी हवाले से ही किया है। तो ज़्यादातर मेरा कोशिश यही होती है कि जैसे नॉर्मली तौर पर हमारे माशरे के अंदर जो ख़वातीन के ऊपर जो मज़ालिम वगैरह नॉर्मली अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस आ गई, बहुत अच्छा हो गया हमारा माहौल, बहुत ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ में जो है वो बहुत। लेकिन आपने अभी भी देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास, मैं आपको एक वाक़या इस हवाले से बताना चाहूँगी कि इससे क्रिएटिव मेकअप का भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास आज से कोई 7 to 8 ईयर्स पहले एक मेरी क्लाइंट आती हैं और बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत प्यारी लड़की है। अभी भी मेरा उससे एक प्यारा रिश्ता लिंक मौजूद है। माशाल्लाह 20-20 साल पुराने क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मतलब एक रिश्ता, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो मेरे पास जब वो आती है तो मेकअप के लिए, तो जब वो मेरे पास बैठती है तो मैं उसको यूँ करके मुझे देखना पड़ता है कि तुम्हें क्या हुआ। उसका एक आँख पूरी सूजी हुई है और ये एक साइड जो है वो पूरा जो है वो डैमेज हुआ हुआ है। उसकी सिस्टर की शादी है और वो बस इतना ही मेरा पूछना होता है कि वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या मुझे कुछ बताओ कि मैं इस फीलिंग को, मुझे लाज़मी सी बात है, मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा, एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे जी प्लीज, देन फिर हम आते हैं वापस। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। आप हमें लाइव शो में कॉल कर सकते हैं 0213431433 हमारा नंबर है। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप बात कर रही थी कि आपकी एक क्लाइंट थी और जब आपने उससे पूछा वो ज़ारों के साथ रोने लगी, तो मैं चाहूँगा वहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके सिस्टर की शादी थी, उसके हस्बैंड से कोई वो हुआ, उसका कुछ झगड़ा वगैरह हुआ तो उसने हिट किया उसके फेस पर। ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ दी और थोड़े अरसे बाद ही मैंने एक मेकअप क्रिएट किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद मैंने जब उसका मेकअप कर दिया तो एक नॉर्मल उसकी निशान हट गया, वो नॉर्मल कंडीशन में आ गई और वो बड़ा हंसता खेलता उसका नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ जो है वो पिक्चर्स ले रहा, और वो मैं सिर्फ मतलब शौक होकर उसे देखती ही रही। फिर उसके बाद मैंने एक मेकअप क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने एक मास्क जो है उसके फेस के साथ मतलब अपनी मॉडल को दिया, जिसके अंदर से इस तरह से वो मास्क स्किन उतर रही है और पीछे जो है वो फेस है जो कि डैमेज हुआ हुआ है, और वो मेकअप का जो बेस है वो इस तरह से आकर मास्क की सूरत में उसने अपने ऊपर लगाया। तो ये चीज़ें जो है वो आपको माशरे की जो हमारी तंग नज़री और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, उसके हवाले से मैंने जो है वो एक पेंट किया था फेस। तो इस तरह ये क्रिएटिव मेकअप होता है और इसमें बहुत सारी इसकी किस्में हैं। एफएक्स मेकअप है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, जिससे मतलब ब्लडिंग और स्टिचिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसमें क्रिएट हम कर सकते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स क्रिएट करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ है और मेरा ख्याल है कि मेकअप को इस हवाले से भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग सिंपल समझते हैं कि मेकअप हो रहा है, लेकिन जैसे क्रिएटिविटी आपने बात की, तो ये बहुत कम एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि माशाल्लाह से आपने जो है ये किया और आपने करके दिखाया। और मैं आपकी सारी वीडियोस देख रहा था, तो बड़ा अच्छा आपने मतलब अचीव किया है अपनी फील्ड के अंदर। और स्किन का मामला मैं तो अपने नाजरीन को भी कहूँगा कि जब भी आप किसी भी सैलून जाएं तो देख कर जाएं और आपको ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन का मामला है, आपका फ्यूचर का मामला होता है, तो हमेशा देख कर जाएं। और आपका जो सैलून है वो तो ब्लॉक 2 में ये पीएचएस सोसाइटी में मूमल्स के नाम से आप कर रही हैं और 25 साल से आप कर रही हैं, और बड़ा अच्छा आपका एक इमेज है। और लोगों का जो मैं रिव्यू देख रहा था, आपके जो क्लाइंट्स हैं, बड़ा अच्छा पॉजिटिव उन्होंने आपके बारे में कहा हुआ है। तो अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, क्वालिटी पे काम करें, हाइजेनिक चीज़ें होनी चाहिए। आपने जैसे कि बात की, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड हो तो उसका प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी बना रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो आप पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्रोडक्ट, शाह साहब, बहुत अच्छी प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे वो मेकअप के हवाले से हो, चाहे वो स्किन के हवाले से हो। हमारे जो न्यू कमर्स जो इस फील्ड में आ रहे हैं, ख़ासतौर पे जो प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर हैं, बहुत अच्छे सीरम्स मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं। बस हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए बेसिकली। बिल्कुल आपने सही कहा। चलते हैं लाइबा अंसारी की तरफ। लाइबा, आप जब कोई भी तस्वीर बना रही होती हैं, फोटोग्राफिंग कर रही होती हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या तख्लीक कर रही होती है, कोई है, आप बताएंगे? क्या for me photography is just not taking pictures, it's about taking emotion और कुछ unforgettable moments होते हैं कि ये नहीं कि बस आपने पिक्चर ले ली। बहुत ये होता है कि एक क्लाइंट की मेमोरीज होती हैं, की मोमेंट्स होते हैं जो आप उसको कैप्चर करते हो। तो मेरे हिसाब से ये नहीं कि बस आपने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया और क्या पिक्चर्स लेना। तो फोटोग्राफी एक ही ये होता है कि आपकी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, क्योंकि आप मोमेंट्स कैप्चर करते हो और वो एक क्लाइंट के लिए मेमोरीज होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि पिक्चर्स जो है ना, अब बहुत सारे हमारी न्यू जनरेशन है या जो भी फोटोग्राफर स्टार्टिंग लेते हैं हमारे जेंजीज में या कोई भी, आजकल तो लड़कियों को इतना शौक है, तो हमेशा के क्लाइंट का एक ही दफ़ा इवेंट होता है। वो आप एक ही दफ़ा शादी होती है, एक ही दफ़ा उनका इवेंट होता है, तो आप उसको प्रॉपरली कैप्चर कर लें। मतलब लाइक ऐसे कि उनके की मोमेंट्स कोई मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उनके ऐसे मोमेंट्स होते हैं क्योंकि उनकी मेमोरीज होती हैं। और सबसे मतलब एक ब्राइड का एक बिग डे होता है और वो सारा एक्सपेक्ट फोटोग्राफर से कर रही होती है कि मेरा शूट ऐसा हो एंड ऑल। तो मैं यही कहूँगी कि लाइक अब बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं कहती हैं कि आप प्लीज़ हमें देख लीजिएगा, मैं चबी लुक तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती हैं। exactly तो आप
ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप उनको कंफर्टेबल करना और उनको कुछ अच्छी मतलब पिक्चर्स कंफर्टेबल करना आपका काम है क्लाइंट को। वो हमेशा से जो है ना बोलते हैं, अब कुछ मेरी ब्राइड्स हैं वो कहती हैं, पहले से बोलती हैं, इतनी नर्वस हो रही होती हैं, वो कहती हैं कि मैं बहुत मोटी आऊँगी, आप प्लीज़ मेरी पिक्चर नहीं लें, आप इस साइड से मेरी पिक्चर नहीं लें, आप साइड, तो इट्स ओके, इट्स ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपकी एक मेंटेलिटी होती है कि यार हम पे कैमरा में अच्छे नहीं आ रहे ना। तो आप कैंडिडेट्स कैप्चर करो, उसके की मोमेंट्स कैप्चर करो, जो उसके वो उसकी एक मेमोरीज बन जाए। तो अक्सर हम भी देख रहे होते हैं ना कि जब कभी कभार हमें भी मौका मिलता है तो 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी वो एक मेमोरीज होती है, देख रहे होते हैं तो बड़ा फिर अच्छा प्राउड फील करते हैं कि हर अच्छा इंसान ये चाहता है यादें कि हम थी। अच्छे ही नजर आए। जी बिल्कुल। तो इनका बड़ा अच्छी इनकी फील्ड है और बिल्कुल और इन पे जब कभी कोई भरोसा करे तो यकीनन इनका भी पूरा होता है कि हम अच्छे से अच्छा और जी अपने आप को फिर आपका present विजन जो है ना कि नहीं बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि आपने खुद कहा है Yeah. तो डेफिनेटली जब आपका विजन इतना अच्छा हो, ब्रॉड हो और आप तकलीफ करने की कोशिश कर रही होती है तो फिर डेफिनेटली उनका जो इवेंट है बहुत ही अच्छा होता होगा। या एग्जैक्टली। और मतलब लाइक मेरा अभी तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस और ग्रो करे आगे, अभी तो लोकल है तो फिर इंटरनेशनल लिए हमारा जो है वो बिजनेस है, और मैं मूव भी कर लूँगी अब्रॉड कुछ ही टाइम में, तो बस इसी पर मैं वर्क कर रही हूँ कि आगे और भी क्लाइंट्स हों, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। बहुत सारे कोई भी काम इजी नहीं होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, आप क्लाइंट डीलिंग कर रहे होते हो तो फिर वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं, इन द एंड वो कहते हैं हमें बुकिंग नहीं करानी, तो दैट्स ओके, क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा, क्लाइंट क्योंकि उसका राइट है, आप वो आपको पेमेंट कर रहे हैं तो वो कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा कि यार हम पे कर रहे हैं तो हमें तो कुछ एक्सपेक्ट किया, उनकी क्वालिटी कैसी है और फोटोग्राफी रिजल्ट्स कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लाइंट देखता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉन्वर्जेशन हो रही होती है प्रॉपर के वो, और आप कंफर्टेबल करना क्लाइंट को आपका काम होता है। ऑब्वियसली जब तक वो कंफर्टेबल है वो आपको बुकिंग भी नहीं करते। एक आपका ट्रस्ट डेवलप, क्योंकि मैं जो है ना ऑनलाइन ही अभी वर्किंग कर रही हूँ, बिकॉज मेरा अभी स्टूडियो नहीं है, तो ये आपका सबसे बड़ा मेन मोटिव यही होता है कि आप क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे ट्रस्ट करें, क्योंकि मेरे ओल्ड क्लाइंट्स भी हैं, वो भी अच्छा एक चीज आपने जो कही ना बड़ी अच्छी बात की कि आपके जो क्लाइंट जो लिस्ट होती है ना आपकी, अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपके क्लाइंट जो है ना वही आपको बिजनेस दे रहे होते हैं। Yep. चाहे आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे बिल्कुल आपका अगर ऐसे ही है। सैलून है, कोई एक सेटिस्फाइड कस्टमर जब होता है तो वो 5 लोगों को रेकमेंड करता है। Exactly. और आपका फोकस बड़ा अच्छा है कि आपने उसको क्वालिटी देनी है, क्योंकि अक्सर हमारे सोसाइटी में देखें लोग काम तो लेते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं देते, कहते हैं भाई ठीक है पैसे मिल गए और बस इनको दे दें आप। बट आपका फोकस ये होता है कि जो भी आप कमिटमेंट कर रही हैं तो वो आप कमिटमेंट फुलफिल करें, बिकॉज बहुत सारे फोटोग्राफर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं वो ये बात मेंशन करते हैं कि हमने यहाँ से फोटोग्राफी करवाई थी, वो हमारी पिक्चर्स आज तक नहीं आई उन्होंने स्टूडियो। तो ये एक मैं कहती हूँ अगर आप काम कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनली क्लाइंट को डील करें और प्रोफेशनली उसको जो है उसकी एल्बम या जो भी वीडियोस उसके हैंडओवर, मतलब आप प्रोफेशनली इसको करें। ये नहीं कि आप किसी की भी इतना बिग डे आप उसको कैप्चर कर रहे हो और उसकी इतनी मेमोरीज हैं, गोल्डन मेमोरीज हैं, और फिर आप इन द एंड उसको बोल दो कि हम डाटा आपका लूज हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो कहते हैं ना कि अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवर्ड, तो हमेशा उस पर आप कोशिश करें कि प्रोमिस कम हो और आपकी क्वालिटी ज्यादा हो। चलते हैं रबिया की तरफ। रबिया, एक टीचर की सबसे अच्छी खूबी क्या होनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा सा आप ब्रीफली बताएं। अच्छा देखें, एज अ टीचर कोई एक क्वालिटी तो नहीं, आप में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ स्पेशली काम करते हैं तो वो फ्यूचर जनरेशन को आप शेप कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टीचर की होनी चाहिए पेशेंस। आई नो ये पेशेंस कहना जैसे कि एक पूरे उसमें मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, लेकिन आपकी फील्ड में रहते हुए आपके काम के टाइम पे ये पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। एज अ टीचर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर बच्चा एक डिफरेंट घराने से ताल्लुक़ रखता है, हर बच्चा
बच्चा एक डिफरेंट उसकी स्टेज है सीखने की, लर्निंग की, तो हर चीज़ एकदम से एक्सपेक्टेशंस ना रखें बच्चों से। बच्चों को उनके हिसाब से उनको ट्रीट करें और अपने अंदर बहुत ही काइंडनेस वाला बिहेवियर रखें, सिंसियर रहें बच्चों के साथ। और स्पेशली हमारे उसमें ये होता है कि छोटे बच्चे ना हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं, बहुत छोटी सी छोटी चीज़ भी। सो वेदर आपका मूड अच्छा है, आपको आना है, आपको काम करना है, नहीं करना, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है बच्चों के लिए। तो मैं कोशिश पर्सनली ये करती हूँ कि जब भी मैं एंटर होती हूँ अपनी क्लास में, अपने एनवायरनमेंट में, तो वो सब चीज़ें एक तरफ और मेरा पूरा फोकस ये होता है और मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में जब तक वो आ जाता है, सो ही और शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका ख्याल रखने से लेके उसको कुछ भी चीज़ें डायरेक्शन देने से लेके दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई थिंक कि जब हम ये सोच लेते हैं कोई भी चीज़, किसी भी बच्चे को अपना बच्चा समझ के हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो आई थिंक हम उन्हें बेहतर गाइड कर सकते हैं। और एज अ टीचर ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ या कोई ऐसी चीज़, बिकॉज हमारी एजुकेशन में हमें मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स इसीलिए कहा जाता है कि हम उनको डायरेक्शन देते हैं। आप उन्हें दिखा दें, एक डायरेक्शन दे दें एंड देन यू मूव बैक, क्योंकि इसी तरह से आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो आगे चल के भी इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता रहता है। और बिहेवियर का भी बहुत अहम रोल होता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब आपका जो एटीट्यूड होता है ना एक टीचर का, वो एक बच्चे में रिफ्लेक्ट करता है। अगर कि आप बहुत ज़्यादा लाउड हैं, आप बहुत शोर मचाते हैं या हर चीज़ डांट के समझाते हैं, तो वो बच्चों में नज़र आता है। और अगर आप उसी तरह को एक चीज़ को पोलाइट वे में बच्चों को सिखा देते हैं, बता देते हैं, और आप ख़ुद भी जैसे देखें ना कि जैसे कि क्लास में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सो बड़ों का भी बिहेवियर बच्चे बहुत नोट करते हैं कि आपस में जब हम दो टीचर्स बात कर रहे होते हैं या हम किसी भी तरह का कोई डिफरेंट ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, तो बच्चे उसको बहुत नोट करते हैं। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को जो चीज़ मैंने आपको बताया ना पहले कि वो स्पंज वाली एग्जाम्पल, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपका बिहेवियर एब्जॉर्ब ना करें। तो एज ए टीचर के एक बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हम जब भी बच्चों के साथ काम करें, उनके साथ पढ़ाएं या सिखाएं उनको, उनके साथ कोई भी टाइम स्पेंड करें, तो बहुत ज़रूरी है कि अपना एटीट्यूड, अपनी लैंग्वेज, अपना बिहेवियर, अपनी मूवमेंट्स, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे एट द एंड हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं। अच्छा, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई कि टीचर की जो सबसे बड़ी अच्छी खूबी है कि उनका बिहेवियर अच्छा हो, वे ऑफ टीचिंग जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए टू गेट अंडरस्टैंड। अच्छा, यही अगर मैं बात कहूँ कि पेरेंट्स पे भी अगर इम्प्लीमेंट हो कि पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से बच्चों के साथ जो है उनका बिहेवियर भी अक्सर देखते हैं कि मतलब बड़ा लाउडली और शाउटली वो कर रहे होते हैं, तो वो भी बड़ा नेगेटिव। नहीं, देखें टीचर और पेरेंट दोनों साथ मिलके काम कर सकते हैं, तभी आपको आउटकम नजर आएगा। क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है ना वो पूरा टाइम अपने घर पे होता है। स्कूल में छोटे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे गुजार सकते हैं। अगर हमारी कोलैबोरेशन अच्छी नहीं होगी, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो हम वो आउटकम लेके ही नहीं आ सकते। और एज मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा ये होता है कि मैं पेरेंट के साथ इंटरेक्शन करती रहूँ। कुछ टाइम बाद कोई भी डिफरेंट चीज़ बच्चों में मैं नोटिस करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे पूछूं, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ नहीं उठ के आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें बैक हैंड पे बच्चों के चल रही होती हैं। कभी एक छोटी सी एग्जांपल है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो उनका मूड ख़राब है। फॉर एग्जांपल उनको कोई नाश्ता में कोई उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो उनका मूड ख़राब है, उनको नहीं पढ़ना, उनको बात नहीं करनी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द बैक ऑफ द हैंड। तो वो मैं चाहती हूँ कि हमेशा पेरेंट के साथ मेरा एक इंटरेक्शन रहे, क्योंकि छोटी सी छोटी डिस्टर्बेंस भी बच्चों को उनके बिहेवियर में चेंज ले आती है और हमें पता चल जाता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पेरेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो टीचर के साथ कम्युनिकेट करे, टीचर को बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करे, और दोनों मिल बांट के एक बच्चे की नशोनुमा में अपना किरदार अदा कर सकें। एज अ टीचर इंडिविजुअल मैं कुछ नहीं कर सकती अगर पेरेंट की सपोर्ट मेरे साथ नहीं है, और अगर एज अ पेरेंट वो कुछ करना चाहते हैं और वो मुझसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि वो हम बेहतर आउटकम निकाल सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों मिलकर काम करें और दोनों की बीच की कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, गैप को फिल करें और बेहतर से बेहतर बच्चे का आउटकम निकाल सकें। बिकॉज एट द एंड हम बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं, हम उनका गोल और मेरा गोल दोनों का सेम होता है, तो या इसके बगैर नहीं काम कर सकते आप। जी, बड़ा आपने अच्छा डिटेल में बताया कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का जो है वो बहुत अहम रोल होता है बच्चे की तरबियत में।
तो जहाँ टीचर अपना रोल अदा कर रही होती है वहाँ पेरेंट्स को भी जो है मैं चाहूँगा कि वो भी अपना रोल अदा करें ताकि बच्चे का फ्यूचर बेहतर हो, उसकी तरबियत बेहतर हो। और आजकल हम समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। हम इस पर फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारी तरबियत में कुछ ना कुछ निखार आना शुरू हो जाएगा। हम चलते हैं मिसेस आरफा की तरफ। आरफा, आप जो आजकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो टेक्नोलॉजी आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कौन कौन सी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप ट्रीटमेंट करती हैं। अच्छा देखिए शाह साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एस्थेटिक के हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है हमारी फील्ड के अंदर, और जो है वो डिफरेंट किस्म की मशीनरीज वगैरह यूज़ की जा रही है। वैसे नॉन इन्वेंसिव और इन्वेंसिव भी वर्किंग हो रही है, लेकिन एज अ ब्यूटिशियन हम नॉन इन्वेंसिव वर्किंग कर सकते हैं, तो मैं इसी पे फोकस करती हूँ। इसी हवाले से देखें, नॉर्मली तौर पर तो हाइड्रा मशीनरीज वगैरह काफ़ी टाइम से चल रही हैं, तकरीबन मेरे पास ही तकरीबन 15 ईयर्स टू अबव हो गया है जो हाइड्रा मशीन्स वगैरह हम यूज़ करें। मैंने साउथ कोरिया से इंपोर्ट करवाई थी और उस वक्त हाइड्रा मशीन की जगह इसको वाटर क्लिनजिंग सिस्टम कहा जाता था। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती गई और इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के वॉन्ट यूज़ होते रहे, ऐड होते रहे, और एक हाइड्रा मशीन की सूरत में ये मतलब आई पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीनरीज़ के हवाले से मैं काफ़ी टाइम से इस पर वर्किंग करी हूँ, क्योंकि मशीन बेसिकली क्या होता है कि वो फौरी रिजल्ट दे रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता, बस नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरीके से उसको हैंडल करना आना चाहिए और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। अब हाइड्रा से फिर थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं, तो एडवांस हाइड्रा के अंदर अब जिस तरह से नॉर्मल छोटी मशीनरीज आप देखते होंगे सैलून में, कभी आप, खैर आपने तो नहीं, लेकिन मतलब ख़वातीन हमारी ज़्यादातर जहाँ सैलून्स वगैरह जाती हैं तो रहती हैं, लेकिन आजकल तो जेंट्स भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल ले रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि लेना चाहिए, आपका भी हक है, खूबसूरत नजर है, हर इंसान का एक कुदरती अल्लाह ताला ने उसको ये हक दिया है, और अच्छा नजर आ रहा, प्रेजेंटेबल नजर आना हर किसी का बुनियादी हक है। तो उसके बाद जो है वो फिर एडवांस हाइड्रा में अब जो लेटेस्ट हमारे पास मशीनरीज हैं वो 11-in-1, 12-in-1 में हैं, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के वॉन्ट्स हैं जो कि आपकी ब्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, ख़ास तौर पे एजिंग स्किन पे काम होता है, एक्नी पे काम होता है। इसके बाद जो हमारे पास न्यू टेक्निक्स में हमारे पास जो है कार्बन फेशियल्स हैं, जो नॉर्मली हमारी ब्यूटिशियंस फील्ड में थोड़े नहीं है अभी, इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है, या आहिस्ता आहिस्ता लोग ऐड करेंगे आप एजुकेशन उसके कंप्लीट करके, कोर्सेज वगैरह करके। तो कार्बन फेशियल बेसिकली एक लेज़र ट्रीटमेंट है जो पीलिंग ट्रीटमेंट होती है, बहुत माइनर सी। इसकी फ्रीक्वेंसी को समझना बेसिकली बहुत ज़रूरी है, इसको ख़ास तौर पे इसको अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके ज़रिए जो है हम स्कार्स रिमूविंग, एजिंग प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा जो हमारे पोर्स, स्किन पोर्स जो ओपन होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एट द टाइम हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे हमें उसके रिजल्ट्स आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के काम जो है वो खुद अपने हैंड से ही करूं, यानी कि अगर प्रॉपरली पूरा अगर मुझे सेगमेंट करना है फेशियल का, तो मेरी बच्चियां जो मेरे साथ ट्रेंड होती हैं वो करती हैं, लेकिन मशीनरी वर्क मैं खुद अपने हाथ से ही कोशिश करती हूँ कि मैं उसको खुद ही परफॉर्म करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस स्किन पे कितनी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है और किस स्किन पे क्या चीज़ जाएगी, ये बड़ा मैटर करता है। तो ये बहुत मैटर करता है, खासतौर पे कार्बन पे जी। और इसके अलावा जो है ऑक्सीजिनो एक नई टेक्निक्स है जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग देती है, तो ये एक नया वो है, उस हवाले से पीटीडी है, लाइट थेरेपी है बेसिकली, जो कि नॉर्मली तौर पे लोगों को समझ बड़ी मुश्किल से आती है कि लाइट थेरेपी बेसिकली अब अगर हमें समझाना होता है अपने क्लाइंट को, तो हम ये कहते हैं कि देखिए आप सूरज के नीचे जाते हैं, उसकी रोशनी है येलो कलर की आती है, आप जो है वो अपनी सनलाइट से हटते हैं तो वाइट रोशनी के अंदर आते हैं, उसके आपके ऊपर असरात अलग होते हैं। तो इसी तरह से लाइट थेरेपी भी एक बाकायदा एक प्रोसेस है और एक ट्रीटमेंट है, तो हम उसको भी अपने इस फील्ड में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने बड़े डिटेल में अच्छी बात बताई, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इक्विपमेंट का इस्तेमाल आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसका प्रेशर कितना देना है, ड्यूरेशन कितनी रखनी है, तो ये बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल, अगर हम छोटी सी एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ज़्यादातर होता है कि जी आप इंजेक्शंस में, हमारी ब्यूटिशियन फील्ड्स में आप देखेंगे, ब्यूटी पार्लर्स में भी ऐसा होता है कि इंजेक्शन या ड्रिप के जरिए आप वो काम क्यों करें जब आपके पास एक अच्छा वे मौजूद है काम करने का और बेहतर तरीके से हम उसको डील कर सकते हैं, तो फिर हम इन्वेंसिव तरीके से क्यों जाएं कि हम अपने क्लाइंट को कोई हार्म पहुंचाएं या अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो
बेटर वे में बेहतर काम जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। और सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट का जो ना ख्याल रखना होता है, उसका बिल्कुल। कोई ऐसी चीज ना करे जिससे उसको नुकसान हो, नुकसान ताकि उसको पहुंचे। फ्यूचर उसका जो है आप जी। खराब कर रहे हो। तो बहुत ऐसा ही। अच्छी बात बताई। लाइबा, आपने एक बात अभी बताई थी हमें कि आप मज़ीद आगे बढ़ना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं, तो और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप और तरक्की करें, आगे बढ़ें, मुल्क से बाहर जाएं तो मुल्क का भी नाम रोशन होगा, आप भी तरक्की करेंगी। तो क्या करना चाहती हैं मज़ीद? इसी फील्ड में ही आप आगे जाना चाहती हैं या कुछ और करने का भी इरादा है? नहीं, इसी फील्ड में मैं आगे जाना चाहती हूँ। बिकॉज मैं आपको एक बात मेंशन की ना कि आपका जो बैकग्राउंड है या आपने जिस फील्ड में अपना टाइम दिया, अब मैं आउट ऑफ फील्ड या कोई भी फील्ड चूज़ करती हूँ कुछ भी, तो मुझे ज़ीरो नॉलेज है। आप काम वो करो जिसको आपको नॉलेज हो, आपका बैकग्राउंड, आपके फैमिली बिजनेस हो। तो मैं तो बिल्कुल भी लाइक इसी फील्ड को मैं कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज अगर मैं अब्रॉड कहीं पे भी मूव करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं फोटोग्राफी को ही अपने जो है कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज मेरे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि मैं कोई दूसरा ऑप्शन अगर कोई दूसरी फील्ड में ज्वाइन करूँ उसमें भी मुझे, क्योंकि हर फील्ड एक टाइम टेकिंग होती है, सब हर फील्ड में आपको एक अच्छा अपना टाइम देना पड़ता है। एक यूज टाइम आपका होता है कि मैंने इस फील्ड में, फोटोग्राफी फील्ड में उसी पे दिया, फोकस करना ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली। तो आप जिस पे आपको इंटरेस्ट है, जिस पे आपका जो हुनर है, और मैं यही बोल रहा हूँ जिस मतलब लाइक अब मैं कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन करूँ तो मैं बिल्कुल जो है जीरो से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और जीरो से बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ना मुझे नॉलेज होगी, क्योंकि उसको आप कहते हो ना एक टाइम टेकिंग होता है, तो आप उसमें टाइम दोगे तो उस वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि आप जो काम कर रहे हो तो उस पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, और फिर जब उन चीज़ों को आप लेके चलते हैं तो आप ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होते हैं। चलते हैं रबिया की तरफ। रबिया, आप आजकल की जो हमारी टीचर्स हैं, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आपने एक इंस्टीट्यूट से जो है डिप्लोमा किया हुआ है, तो हमारी जो दूसरी टीचर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कोई मैसेज हमारे टीचर्स के लिए। देखें, पहली बात तो ये है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी आप फील्ड चूज़ करें अपने लिए, सोच समझ कर चूज़ करें और फिर उसकी सलाहियत उसमें हासिल करें ना, उसमें पढ़ें, उसके बारे में सीखें, और एक वक्त पे आके रुक मत जाएं। फॉर एग्जांपल आजकल का ज़माना बहुत आगे जा रहा है, कभी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, तो अपने आप को स्टॉप ना करें। आप वक्त के साथ साथ कोशिश करें, सीखते रहें, एजुकेशन हासिल करते रहें। फिर साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, कहीं भी आप रुकें नहीं। आप कोशिश करें कि अपने काम को कंटिन्यू रखें, अपना एक्सपीरियंस कंटिन्यू रखें। और जहाँ तक रही टीचर की बात, तो टीचिंग बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। सारी सोसाइटी को बनाने में, उनको संवारने में एक टीचर का बहुत एक अहम किरदार है, जो कि सारे प्रोफेशंस को बनाता है बेसिकली। तो अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट समझें, अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझें। कभी भी ये मत सोचें समझें कि हम किसी से कमतर हैं या हमें उतनी इम्पोर्टेंस शायद ना मिल रही हो, लेकिन आप खुद सोचें कि आप अपने आप से सवाल करें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बच्चे की भी अगर ज़िंदगी आपने चेंज कर दी तो आपको क्या उसका अजर तो अल्लाह ताला अलग देते हैं, फिर दुनिया में भी आपको नज़र आता है, ऐसी बात नहीं है। तो बस भरोसा रखें, पेशेंस रखें अपने अंदर, और अपने अंदर एक एतमाद ज़रूर रखें कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। आपको आज नज़र नहीं आएगा तो आपको कल ज़रूर नज़र आएगा। और ये चीज़ पेरेंट को कम्युनिकेट करना भी आपको बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एट टाइम्स पेरेंट्स बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि बस फ़ौरन से हमें रिज़ल्ट नज़र आ जाए। लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपको ये उनको कन्वे करना आना चाहिए कि लेट्स कीप सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम देखेंगे। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीचर्स जो कि इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इसमें हैं। बस लगे रहें, काम करते रहें और भरोसा रखें कि आपको अजर ज़रूर मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। और जब बच्चा आपके सामने जो पहले नहीं कोई काम कर सकता और आपके सामने वो करने लग जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है, जब आपने उसको इंडिपेंडेंट बना दिया तो आई थिंक हमारा काम हो जाता है पूरा। अच्छा रबिया, और कोई हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज बस यही है कि हर काम में कंसिस्टेंट रहें, उसको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करें, कोई उसमें शॉर्टकट ना ढूंढें, क्योंकि अच्छा इस वाली फील्ड में तो है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि जब आप अपने इन्वायरमेंट में बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो वो पूरे 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको फुल देने पड़ते हैं। आपकी सारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, फिजिकल एनर्जी होती है, आपकी मेंटल इमोशनल एनर्जी, हर तरीके से
आपको देना पड़ता है, तो उसको भरपूर उसको यूटिलाइज़ करें और अपना होमवर्क पहले कर लें, बिकॉज एट टाइम्स ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो बस अपना काम होमवर्क करें, अपने बारे में आगे करते रहें और अपने आप से सवाल ज़रूर करें कि हम इस फील्ड में क्यों हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों के लिए ये काम करना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि ऑब्वियसली एक सुन्नत है ये एक प्रोफेशन, तो उसको उस तरह से भी आप सोचें, उस तरह से भी डील करें, और जब आप सारे एस्पेक्ट्स को सोच के ये काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई तरीका है कि आप किसी भी एक की ज़िंदगी चेंज कर देंगे तो आप सोच नहीं सकते कि आपके लिए क्या उसका रिवॉर्ड है। जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि किसी की ज़िंदगी चेंज करने का मतलब है कि आपने आखिरत भी कमाई, दुनिया भी कमाई। लाइबा, आपको ये आखिर में मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? मैं ये मैसेज यही है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, बिकॉज और आप हमेशा लर्निंग स्टेज पे ही होते हो। आप कभी भी ये नहीं सोचो कि हमें बस काम आ गया, सब कुछ आ गया और मैं ही हूँ बस, और जो कुछ हूँ मैं ही हूँ बस, मैं अब कुछ नहीं सीखना चाहती। तो हमेशा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो या कुछ आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप हमेशा यही सोचो कि मैं लर्निंग स्टेज पर हूँ और कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। जी, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमेशा सीखने की कोशिश करें और मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर लेकर आएँ। जी मिसेस आरिफा, मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें। जी बिल्कुल, दोनों ने बहुत अच्छी बात कही है और वही है कि की ऑफ सक्सेस ही यही है कि हम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमें बेसिकली हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बच्चे बहुत अरसे बाद ये बात समझ रहे होते हैं कि हमें करना क्या है। नॉर्मली तौर पर जब बच्चे इंटर करते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि यार हमें प्रोफेशनली कुछ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है वो ख़ास तौर पे हमारी टीचर्स हैं, हमारे जो घर में पेरेंट्स मौजूद होते हैं, मैं चाहूँगी कि चाहे वो फील्ड कोई भी बच्चा हो, लेकिन उसको कम से कम पहले से इस बात के लिए जहनी तौर पर उसके मेंटली कंडीशन को समझना चाहिए और उसको गाइड करना चाहिए कि आया अगर आप इंटर करके जब फारिग हो गए तो आप उससे पहले अपने आप को इस्टेबल इतना कर सको कि आपको पता हो कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। नॉर्मली तौर पे इंटर करने के बाद बच्चे जो है वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि यार हमें किस तरह से वे ऑफ डायरेक्शन नहीं होती बेसिकली। तो इस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा इसमें यहाँ पे कमी नजर आती है और मैं यही बात कहना चाहूँगी कि बच्चे को नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, एज अ टीचर आप खुद बहुत अच्छी तरह जानती हैं इस बात को कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो सबसे पहले टीचर बनना चाहता है। हर बच्चा तकरीबन, आपने क्या बनना है, मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि उनको एक वे नजर आ रहा होता है कि जी हमारी टीचर हमारे साथ इतनी अच्छी हैं या वो इस तरह से वर्किंग करती हैं और हमारे साथ इतना सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं ना। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि बच्चों के पास वे ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। और आज को अगर शो को हम सम अप करें और यकीनन नाजरीन अगर इसमें से अगर 1% भी आपने अगर कहीं ना कहीं इसको अपनी ज़िंदगी में अमल कर लिया तो आपकी और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। चलते काशिफ की तरफ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। जी काशिफ, क्या सुनाना चाहेंगे? जी, आज वुमेंस डे तो नहीं है लेकिन माशाल्लाह इतने अच्छे गेस्ट हैं तो मैंने कुछ लिखा है, उस पर मैं कुछ सुनाऊंगा। जी। हम माए, हम बहने, हम बेटियां, हमसे है रोशन हर एक कारवां, हमें सर उठाकर आगे बढ़ना है, यही हमारा तो है आसमां, हम ही ताकत, हम ही रोशनी, हमसे महके ये सारा जहां, पाकिस्तान पाकिस्तान, तू ही हमारी इज्जत, तू ही शान, पाकिस्तान पाकिस्तान, तू ही हमारी इज्जत, तू ही शान, हमसे उजाले सुबह के सपने, हमसे ही है हर घर की पहचान, हिम्मत हौसला अज़्मो हमारा, हम ही हैं अपने दौर की शान, हम ही ताकत, हम ही रोशनी, हौसलों की है हम जिंदा मिसाल, पाकिस्तान पाकिस्तान,
तू ही हमारी इज्जत, तू ही शान। राहों में चाहे कितनी हो रुकावटें, हम ना कभी घबराएंगे यहाँ। इल्मो हुनर और सच की ताकत से हर मंजिल को हम पाएंगे यहाँ। हम ही ताकत, हम ही रोशनी, हमसे महके ये सारा जहां। पाकिस्तान, पाकिस्तान।